मैंने सड़ेआम बेईमानी है। बेईमानी है। पैसा तो आपके बाप का नहीं है, पैसा किसका? बिहार वासियों का है, जनता का पैसा है। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पैंट उतार रहे हैं, उसका चड्ढी उतार रहे हैं, उतार के कंप्लीट नंगा कर दिए हुए हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर तो डाटाओं से खेलते हैं, है ना। ये सोशल मीडिया का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उस प्रभाव के बीच में आज की तारीख में कोई भी राजनेता हो वो इस तरह की गुंडागर्दी कर ले, ये संभव नहीं है। तो फिर प्रशांत किशोर ने खुलासा किया कि आपने 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए का भुगतान कर दिया है। उसके बाद मंगल पांडे जी का कोई बयान नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। प्रशांत किशोर के द्वारा जो आरोप भाजपा के नेताओं के ऊपर लगाए जा रहे हैं और उसके बाद भाजपा के नेताओं के द्वारा उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये क्या दर्शाता है? प्रशांत किशोर जो चीज बता रहे हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं और जो घोटाले हुए हैं उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, उससे क्या नजर आता है? क्या वास्तव में ये सरकार निकम्मी सरकार है जो गरीबों का खून चूस रही है? इसी पर आज बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। किसी पोएट ने कहा है कि जो गरीबों का खून चूसती है वो सरकार निकम्मी है। क्या यह सही साबित हो रहा है? एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी तक जितने घोटाले सामने आए हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा घोटाला जो है वो स्वास्थ्य महकमे के द्वारा हुआ है। अब एक बात आप समझिए पुरुषोत्तम, कि जिस एम्बुलेंस को 12 लाख रुपए में उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा, वही एम्बुलेंस 27.5 लाख रुपये में बिहार सरकार के द्वारा खरीदी गई। जब ये बातें प्रशांत किशोर के द्वारा जब आरोप लगाया गया और उसके बाद जब सफाई मंगल पांडे जी ने दी, तो उन्होंने कहा कि ये तो सप्लाई तो हुआ था लेकिन अभी तक उसका भुगतान हम लोग नहीं किए हैं, ये एक टेंडर की प्रक्रिया है और प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो फिर प्रशांत किशोर ने खुलासा किया कि आपने 100 करोड़ से ज़्यादा रुपये का भुगतान कर दिया है। उसके बाद मंगल पांडे जी का कोई बयान नहीं आया। अच्छा, देखिए, फाइनल पोस्ट इस तरह के किसी भी आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पैंट उतार रहे हैं, उसका चड्ढी उतार रहे हैं, उतार के कंप्लीट नंगा कर दिए हुए हैं, कोई जवाब इनके पास नहीं है। दिलीप जायसवाल आजकल आपको बिल्कुल संट दिखाई पड़ते होंगे, किसी भी एक्टिविटीज में दिलीप जायसवाल का चेहरा सामने नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने दिलीप जायसवाल को औकात में रहने की के लिए कहा है, हाँ, हिदायत दे दी है, शांत रहिए, है ना। और हो सकता है कि चुनाव के पहले या चुनाव होते होते चुनाव के बाद दिलीप जायसवाल की गद्दी छिन जाए। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि जिस एम्बुलेंस को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 12 लाख रुपए में खरीदा, आपने उसको 27.5 लाख में क्यों खरीदा? और अगर आपने 27.5 लाख में खरीद के उसका भुगतान कर दिया तो ये तो मैंने सड़ेआम बेईमानी है। बेईमानी है। पैसा तो आपके बाप का नहीं है, पैसा किसका? बिहार वासियों का है, जनता का पैसा है। केंद्र सरकार से अनुदान भी अगर आता है तो जनता के लिए आता है ना। और उसका इस तरीके से बंदर बांट करना, ये दूसरा क्या है कि बड़े लंबे समय से मंगल पांडे जी इस विभाग को संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के पास रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो ऐसे विभाग हैं जिन विभागों की स्थिति ये है कि वहाँ सबसे ज़्यादा धन, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं है। अच्छा, है ना। एडुकेशन में भीड़ बहुत ज़्यादा है, एडुकेशन में भी करप्शन अपने चरम उत्कर्ष पे है ना। एडुकेशन की चर्चा हम लोग अगले न्यूज़ में करेंगे। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की चर्चा कर लें। तो स्वास्थ्य विभाग में जो आरोप लगा, दूसरा एक चीज़ और भी है कि अभी जैसे दिलीप जायसवाल के ऊपर आरोप लगा कि अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज जो है वो आपने हड़प लिया उनका, तो और उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 25 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। उस भुगतान को लेके भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं। और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि भाई 61 लाख रुपया जो आपने अपने पिताजी के खाते में लिया था, है ना, वो जो पैसा है उसको आप ऋण दिखा रहे हैं, तो पैसा आपके पास आया कहाँ से था, है ना, इसका भी आप प्रमाण दे दीजिए। और नहीं है आपके पास प्रमाण तो हम उसका प्रमाण आपको दे देंगे। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दिलीप जायसवाल का जो यूनिवर्सिटी है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो कॉलेज है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का परमिशन आवश्यक है। अच्छा, है ना। और स्वास्थ्य विभाग से जो परमिशन है उस परमिशन के लिए ये आपस में जो राशि है वो राशि का आदान प्रदान हुआ था। प्रश्न ये उठता है कि
आखिर इन परिस्थितियों से निजात कब मिलेगी। मैं आपको बताऊं अभी पुरुषोत्तम की अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो था और उसमें लिखा हुआ था कि क्या मैं वोट चोर हूँ। अच्छा, है ना। हाँ। और करीब 10,000 से ज़्यादा कमेंट्स उसमें आए थे और उसमें से 90% कमेंट्स मोदी के अगेंस्ट में थे, मतलब बीजेपी के अगेंस्ट में थे, है ना। और कुछ में अभद्रता। देखिए, मैं सोशल मीडिया पे जो भी साथी हमको जानते हैं या हमको फॉलो करते हैं या मैं जिसको फॉलो करता हूँ, उन लोगों से मेरा आग्रह एक ये है कि आपको जो बातें कहनी हो वो बातें आप एक जो पत्रकारिता का एक अंदाज है उस अंदाज में कहें। अभद्रता अच्छी चीज़ नहीं है, सलीके से ठीक है। तो सलीके से चीज़ों को सामने जनता के सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार जो है, देखिए अभी क्या है, अभी हम देख रहे हैं कि एनडीए के जो मंत्री हैं या एनडीए के जो विधायक हैं उन लोगों के अगेंस्ट में बातें कम आ रही हैं सामने, है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हाँ, उन लोगों के अगेंस्ट में चीज़ें बहुत खुल के आ रही हैं। और अब हमको ये लगता है कि प्रशांत किशोर ने ये मान लिया है कि जनता दल यूनाइटेड से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे भारतीय। बार बार कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पैंट उतार रहे हैं, चड्डी उतार रहे हैं, क्या दर्शाता है कि प्रशांत किशोर के पास ऐसे और भी बहुत सारे डाटा हैं जिससे बिहार में जो घोटाला आज के इस दौर में हुआ है उसका उजागर होगा। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर तो डाटाओं से खेलते हैं, है ना। और हमको याद है कि पिछले दिनों मुझे लगता है कि करीब 1.5-2 साल पहले जब प्रशांत जी की एक सभा, उस समय उन्होंने पदयात्रा प्रारंभ नहीं की थी और उस समय मीडिया प्रमुख के तौर पर हमसे उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमको भी सजेस्ट किया था कि भाई जो डाटाज हैं, क्योंकि पत्रकारिता के पास एक ऐसा मैंने पत्रकारों का जो समूह है उनके पास डाटाओं का ढेर रहता है, तो वो जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को सामने लाके उन डाटाज को अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो उसका आने वाले समय में उसके बहुत बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि प्रशांत जी डाटा से खेलते हैं और उनके पास जानकारियां हैं। अच्छा। तो जो भी जानकारी प्रशांत किशोर जनता के बीच ला रहे हैं और खुलेआम सोशल मीडिया पे चैलेंज कर रहे हैं, उसमें सच्चाई है और उसका बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस बार देखने को इस चुनाव में मिलेगा। अच्छा, अंतिम बात ये बताइए कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से खुलासा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से एनडीए राग अलापती है कि जंगल राज, चारा घोटाला, तमाम चीजें वो फिर से एनडीए राज में दोहराया जा रहा है भाजपा और जदयू के नेताओं के द्वारा? देखिए, एक बात आपको बताएं, जंगल राज की तुलना तो खैर किसी से नहीं की जा सकती है। अच्छा। जो स्थिति है और जिन लोगों ने जंगल राज की उस समय उस स्थिति को देखा था, मुझे लगता है कि 90 से लेकर 2005 तक की जो स्थिति थी बिहार की, वो स्थिति किसी भी स्थिति में उसकी तुलना आज की तारीख से नहीं हो सकती है। इसलिए वो बड़ा भयावह और बड़ा ही मतलब मैंने टॉर्चरस जो टाइम था, शाम में अंधेरा होते होते सब लोग अपने अपने घर में घुस जाते थे, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते थे, है ना। और बहुत भयावह, मतलब डॉक्टर्स और अच्छे घर के बच्चे बाहर नहीं निकलते थे, बाहर नहीं खेलते थे। बहुत बुरी स्थिति थी, कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, है ना। और जिन लोगों ने उस दौर को देखा है वो आज भी राजद का नाम सुन के उनके अंदर का जो सिहरन है वो सिहरन आ जाता है, जाग उठता है। उनको लगता है कि साहब सरकार अगर बन गई तो फिर कहीं वो स्थिति ना हो जाए। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उस प्रभाव के बीच में आज की तारीख में कोई भी राजनेता हो वो इस तरह की गुंडागर्दी कर ले, ये संभव नहीं है। अच्छा। है ना, वो विद्रोह हो जाएगा। जो घोटाले हुए थे और आज जो घोटाले हो रहे हैं, मतलब एनडीए गवर्नमेंट पे घोटाले का नहीं, एक चीज समझिए, उस समय घोटाला क्या होता, इकोनॉमी में पैसा ही नहीं था। अच्छा। ये चारा घोटाले में तो लालू जी, है ना, वही नहीं संभाल पाए। आप ये देखिए कि जब 1800 करोड़ की इकोनॉमी थी लालू जी के समय में और नीतीश जी के आते आते वो इकोनॉमी 35,000 करोड़ की इकोनॉमी में ट्रांसफर हो गई। चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा, सड़कें बनने लगी, भ्रष्टाचार भी हुआ। अच्छा। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसलिए भ्रष्टाचार अगर नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं तो आपको बता दूं कि मैं तो भ्रष्टाचार को विकास का गहना मानता हूँ। अच्छा, भ्रष्टाचार होगा तभी विकास होगा, भ्रष्टाचार होगा तभी विकास होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। चाहे नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो या इस देश का कोई भी राजनेता हो,
किसी की औकात नहीं है कि बिना भ्रष्टाचार के वो डेवलपमेंट का काम कर ले। तो फिर समाज में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा क्राइम भी होना चाहिए ताकि लोगों के बीच में डर होता ही है, होता ही है, मतलब जरूरी है। नहीं जरूरी हम इसको नहीं करते। इमाइल खाइम भी कहते हैं कि लिटिल बिट ऑफ क्राइम इज नेसेसरी फॉर सोसाइटी। देखिए एक चीज मैं आपको बता, नहीं आपने सही कहा, एक चीज आप हमको बताइए, अगर मैं सोच लूं कि हमको किसी आदमी की हत्या कर देनी है, ठीक है, मैंने प्लान कर लिया हमको हत्या उसकी करनी है, हमने प्लान बनाया, हम गए उसकी हत्या कर दी है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करके हमको पकड़ी और पकड़ के हमको कानून के सलाखों के पीछे हमको पहुंचा दिया। तो पुलिस ने तो अपना काम कर लिया, प्रशासन ने अपना काम कर लिया, आपने भी अपना काम कर लिया, हमने भी अपना काम कर लिया, लेकिन हमको भोगना पड़ा। हम इस प्लान में थे कि हम हत्या करने के बाद भी हम बच जाएंगे। अच्छा। लेकिन हम बचे नहीं बचे, है ना। होता ये है कि एक मैसेज गया समाज को कि ये कीजिएगा तो ये गलत है, ये क्या हो रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है। अब एक बात आप समझिए कि कोई भी सरकार क्राइम पे कंट्रोल जो है, क्राइम पे कंट्रोल अगर उसका है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब है कि साहब अगर अपराधी अपराध करता है तो अपराधी पकड़ लिया जाए। अच्छा। तो अपराधी अगर पकड़ में आ जाता है और उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है तो पुलिस दे जार लेती है। बिहार में योगी स्टाइल की आवश्यकता है। अच्छा। बिहार में योगी स्टाइल की आवश्यकता है और 10, 20, 25, 50, 100, 200 इनकाउंटर्स जब होंगे यहाँ बिहार में, है ना, तब अपराधी को भी लगेगा जब हम जेल जाके आप फिर जेल से छूट के बाहर नहीं आएंगे, सीधे परलोक चल जाएंगे, तो क्राइम की स्थिति। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर अगर सत्ता में आते हैं तो अपराध और भ्रष्टाचार जो दो प्रमुख चीज हैं, कितनी लगाम लगेगी? देखिए एक चीज हम आपको बताएं, प्रशांत किशोर के आने के बाद हालांकि आने की संभावना अभी बहुत क्षीण है। अच्छा। प्रशांत किशोर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं और लेकिन जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ प्रशांत जी की सरकार बनेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इस बार जो है, इस बार जनता जो है, जनता बहुत गुमराह है। मैंने जनता को गुमराह करने का काम सब कोई कर रहा है। अच्छा। देख लीजिए नीतीश जी खजाना खोल के बैठे हुए हैं, रोज नई नई घोषणाएं हो रही हैं, है ना, और घोषणाओं से पब्लिक जो है वो पब्लिक खुश हो रही है, पब्लिक खुश भी हो रही है। तो प्रशांत जी इस बार अच्छा करेंगे, वोट परसेंटेज उनका बढ़ेगा, लेकिन प्रशांत जी सरकार बना लेंगे ऐसा हमको नहीं लगता है। लेकिन आने वाले समय में प्रशांत किशोर को इग्नोर करना किसी भी राजनीतिक मतलब बेहतर विकल्प है, बेहतर विकल्प है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से रोज जो है घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं, जनता के समक्ष वो चीजें रख रहे हैं जिस चीजों की जानकारी जनता को नहीं थी, उससे साफ तौर पर यह नजर आने लगा है कि लोग अब कंफ्यूजन में आ गए हैं। अब लड़ाई सिर्फ आरजेडी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की नहीं रह गई है, बीच में एक जन सुराज नाम का भी घंटी बज रहा है। आगे क्या होता है देखिए, क्या प्रशांत किशोर बेहतर विकल्प बन पाएंगे बिहार के लिए और क्या प्रशांत किशोर सत्ता में आ जाएंगे और सब चीजें ठीक होती हुई नजर आएंगी? ये तमाम सस्पेंस जो है अभी भी बरकरार है और चुनाव बाद ही फैसला हो पाएगा कि क्या कुछ होगा। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।